हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो तक में हमने बात की कर्नाटक के प्रमुख युद्धों की। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार नज़र डालेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्रम पर। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का क्रम था उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद जो आए वो अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद डच आए। डच के बाद डेनिस और फिर फ्रांसीसी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो सबसे पहले पुर्तगालियों को पढ़ा, डच को पढ़ा, डेनिस को पढ़ा और फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा की। चूंकि हमने अंग्रेजों को पहले ही बताया था कि अंग्रेजों को हम यहाँ से बाईपास कर रहे हैं, अंग्रेजों का अध्ययन हम एक विस्तार से आगे सीरीज में करेंगे। तो इस वीडियो के साथ हम अंग्रेजों के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंग्रेज व्यापारियों के बारे में। तो भारत में अंग्रेजी व्यापारियों का आगमन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन के साथ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की तत्कालिक महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक निजी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी, उसको भारत के समेत पूरब के देशों में व्यापार करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए। एक अधिकार पत्र दिया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत समेत पूर्व के देशों में व्यापार करने के व्यापक अधिकार हैं। 1601 ईस्वी में इस कंपनी ने अपनी पहली यात्रा आरंभ की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पहली यात्रा आरंभ हुई वो 1601 ईस्वी में हुई और यह जहाज सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचा। जो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज पहुंचा वो इंडोनेशिया पहुंचा। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से शुरुआत करते हैं। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत में पहुंची। भारत में जो सूरत है वहां पहुंची। तो सबसे पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई और उसका नेतृत्व किसने किया और कहां पर आई। तो ये जो लाइन है 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत पहुंची और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। जब ये सूरत पहुंची ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1608 ईस्वी में, तो इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनवाई वो भी सूरत में ही बनाई। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो ये जिस जहाज से आई थी उसका नाम हेक्टर था। तो अंग्रेज सूरत हेक्टर नामक जहाज से आए। कैप्टन हॉकिंस जो था वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किए। आगे बात करते हैं। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की और जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की 1611 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत की फैक्ट्री का सुरक्षित अधिकार प्राप्त हुआ। तो जो पहले 1608 ईस्वी में जब ये आए थे और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी तो वह जो है एक अस्थायी फैक्ट्री थी, अस्थायी रूप से बनाई थी। और 1613 ईस्वी में इन्होंने जो है इसको सुरक्षा अधिकार प्राप्त किए सूरत की फैक्ट्री के। 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1615 ईस्वी में। और जो टॉमस रो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। जो जेम्स प्रथम थे ब्रिटेन में उनका राजदूत था। टॉमस रो 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा। तो टॉमस रो कितने वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा? टॉमस रो 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापार और व्यापारिक करों में छूट से संबंधित 3 लाइसेंस प्रदान किए। मतलब जब ये 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा टॉमस रो, तो इसने वहां से ये फायदा उठाया कि इसने व्यापार और व्यापारिक करों में छूट से संबंधित जहांगीर से 3 लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के लाभ के लिए। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर व्यापार अधिकार प्राप्त किया। गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे इन्होंने सब पर जो है व्यापार अधिकार 1632 ईस्वी में
प्राप्त किया। और उस समय जो गोलकुंडा का सुल्तान था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, जिसने 500 पाउंड वार्षिक कर के साथ ये सारे बंदरगाह अंग्रेजों को दे दिए थे। अंग्रेजों को सारे बंदरगाह देने के एवज में उसको 500 रुपये वार्षिक कर प्राप्त होता था। इस फरमान को, जो ये गोलकुंडा बंदरगाह अधिकार था, इस फरमान को सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता था, इस कारण इसको सुनहरा फरमान भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण मद्रास में करवाया और इसका निर्माण 1639 ईस्वी में कराया। आगे बात करते हैं। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुबली में अंग्रेजों ने एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ का जो सूबेदार था शाह शुजा, उसको 3,000 रुपये वार्षिक कर के साथ बंगाल पर व्यापार का अधिकार उसने अंग्रेजों को दे दिया। तो 1651 ईस्वी में बंगाल में जो हुबली में एक फैक्ट्री की स्थापना हुई, उस समय जो यहाँ का सूबेदार था शाह शुजा, उसने 3,000 रुपये वार्षिक कर के साथ बंगाल का व्यापार का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को प्रदान किया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैथरीन, उनसे हुआ और दहेज स्वरूप उनको बम्बई प्राप्त हुई। तो जो इनको बम्बई प्राप्त हुई चार्ल्स द्वितीय को, तो इन्होंने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक कर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको किराए पे दे दिया बम्बई को। तो बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक कर के साथ ईस्ट इंडिया को दे दिया। कंपनी का जो अधिकारी था उसने बम्बई गांव का जो है आधुनिकीकरण कराया। उस समय कौन था? मुख्य कार्यकारी अधिकारी था वो ऑंगियर था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी था ऑंगियर, उसने बम्बई गांव का आधुनिकीकरण कराया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, पहला गोविंदपुर, दूसरा सूतानती और तीसरा कलकत्ता, इन तीनों गांवों को 1698 ईस्वी में बंगाल के जमींदार इब्राहिम खां, जो बंगाल के जमींदार थे इब्राहिम खां, उनसे 1200 रुपये में खरीदा। तो 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से 3 गांव खरीदे? गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये 3, उस समय जो कलकत्ता है उसको कोलकाता बोलते थे। इसने जमींदार से, जो इब्राहिम खान था, उनसे 1200 रुपये में ये तीनों गांव खरीदे। कालांतर में यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता शहर बने, जिनका श्रेय जॉब चारनॉग को जाता है। कलकत्ता शहर को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जॉब चारनॉग को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ वो 1700 ईस्वी में हुआ और फोर्ट विलियम का जो पहला अध्यक्ष था वो चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में, आगे बात करते हैं, 1715 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो जॉन सरमन की अध्यक्षता में आया और इसका जो अध्यक्ष था जॉन सरमन, वो फारूक सिकर, जो मुगल सम्राट था फारूक सिकर, उसके दरबार में पहुंचा। और इसके जो प्रतिनिधि मंडल में एक सदस्य था हैमिल्टन, जो कि एक चिकित्सक था, जो कि एक डॉक्टर था। और इस समय जो फारूक सिकर था वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। तो हैमिल्टन ने फारूक सिकर को उस गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई, उसका इलाज किया, जिससे फारूक सिकर ने कंपनी को बहुत सी रियायतें प्रदान की। मतलब जब हैमिल्टन ने फारूक सिकर का इलाज किया, जब वो ठीक हो गया, इससे खुश होकर उसने कंपनी को बहुत सारी रियायतें प्रदान की। तो उन रियायतों पर अगर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले इसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जो 3,000 रुपये कर था उनसे पूर्णतया कर मुक्त कर दिया। एक कुछ भी पैसा कर नहीं रखा और इसको पूर्णतया कर मुक्त कर दिया। आगे 10,000 रुपये सालाना के बदले सूरत को भी कर मुक्त कर दिया। जो सूरत था उसको भी 10,000 रुपये सालाना लेने के बाद पूर्णतया कर मुक्त कर दिया। कंपनी द्वारा ठलाई किए गए सिक्कों को मुगल शासन और भारत में, पूरे भारत में उसको वैध करार दे दिया। उसको लीगल मान लिया कि कंपनी जो भी सिक्के की ढलाई करेगी वो भारत में और मुगल शासन में उसको माना जाएगा, वो चलेंगे, वो उनकी वैधता सुनिश्चित कर दी। इसके बाद बंगाल में आगे हम जब बात करेंगे, बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य का जो विस्तार हुआ और बंगाल के साथ साथ जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।
So friends, for regular updates, subscribe our channel, and thanks for watching this video, and don't forget to like this video, comment on this video, and for regular updates, subscribe and share this video. Thank you.